वजह से मैं सोचा कि बाकी पे फ़ोकस करता हूँ, जो अपने स्टैटिक पोर्शन है उस पे फ़ोकस करता हूँ। तो उस 90 में से मैं 80-85 कर लूँगा, ऐसा ऐसा तो सबसे पहले आपने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन किस तरह से किया वो बता दें। वही है, होप होप होता है जो वही आपको मोटिवेट करता है कि हाँ, एक अच्छी लाइफ़ होगी, एक अच्छा जॉब होगा। मतलब आप पास हो जाओगे, एक होप रहता है, तो वही मोटिवेट करता है। दूसरा चीज़ आपको मतलब पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है आपसे, लेकिन पेरेंट्स के लिए जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है वो आप So Raj, first of all, tell us how did that moment feel when you saw your roll number in the final list, and who was the first person you informed, and how was your family's reaction and everything? सो स्पेकुलेशंस वर गोइंग ऑन कि रिजल्ट कब आएगा, फ्रॉम लास्ट फ्राइडे ओनली, एंड ट्यूसडे के दिन वो उन्होंने सेबी वालों ने रिजल्ट्स रिलीज़ कर दी 11 AM में। मैं उस टाइम ऑफिस में था, एंड मेरा प्रीवियस भी रहा एक बार सीए इंटर में आर्टिकलशिप के टाइम ऑफिस में था, रिजल्ट आया था, नेगेटिव रिजल्ट था, तो फिर उस दिन पूरा ऑफिस में मैं मतलब वर्क भी नहीं कर पाया, पूरा ऐसे माइंड मेरा सही नहीं था उस दिन। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया था कि रिजल्ट मैं शाम को ही देखूंगा, ऑफिस से निकल के देखूंगा। लेकिन फिर 3 बजे के अराउंड आरपी एकेडमी ने ही मुझे मेल किया, सक्सेस मेल। तो वो देख के फिर मैंने चेक किया कि ये जनरल तो नहीं, मतलब स्पेसिफिक मेरे लिए तो है, तो मैंने देखा उस फिर वो तुरंत रिजल्ट नोटिफिकेशन ऑन की, मतलब ओपन की, और फिर रोल नंबर देखा उसमें, तो बहुत खुश हो गया। फिर ऑफिस कलीग्स को ही बताया सबसे पहले, फिर मदर को कॉल किया, ब्रदर, फादर, मतलब फैमिली वालों को बताया उसके बाद में। तो ऐसे रहा पहले। ओके, नाउ यहाँ पर बिगिन करती हैं आपका किस तरह का जर्नी रहा, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, आपका स्कूल, ग्रेजुएशन, सीए, सिडबी और सेबी जर्नी के बारे में बता सकते हैं सभी को। यस मैम। मैम तो मेरा होम टाउन यूपी ईस्ट में एक देवरिया नाम के टाउन है, मैं वहाँ से हूँ। तो मतलब बचपन से मैं एक क्रिश्चियन स्कूल है, वहाँ से मैंने स्कूलिंग की है, फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 10th, और देवरिया में ही नवजीवन मिशन। मतलब वहाँ पे ऐसा था कि 40% स्टाफ केरला से थे, तो उस वजह से एक बेनिफिट ये था मैम कि मेरी इंग्लिश जो ऑटोमेटिकली थोड़ी इम्प्रूव थी कंपेयर टू एवरीवन एल्स हु इज़ इन दिस सिटी एंड दैट। सो उसके बाद मैंने 12th गोरखपुर से किया, पास में ही है 50 किलोमीटर्स में। उसके बाद 12th के बाद मैं कॉमर्स ऑप्ट किया मैंने, बस 12th में कॉमर्स ऑप्ट किया। 12th के बाद सीए, इंटर तक मैं होम टाउन से ही किया प्रिपरेशन। आर्टिकलशिप में मैं दिल्ली से मैंने आर्टिकलशिप करी है। इसके साथ साथ मैंने जय हिंद कॉलेज से बीएमएस किया हुआ है मुंबई में, तो वो 2020 बैच का था 12th में। तो रिजल्ट्स आए थे तो लॉकडाउन में ही 2 साल निकल गए थे, और फिर थर्ड ईयर में मुंबई जाके वहाँ पे ऑफलाइन किया था बीएमएस थर्ड ईयर। उसके बाद दिल्ली से आर्टिकलशिप कंप्लीट की 20 मई 20, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट से ये नहीं हूँ, एक दो अटेम्प्ट दोनों इंटर फाइनल में लगे हैं। फिर वहाँ कंप्लीट हुआ मई 25 में सीए। फिर कैंपस प्लेसमेंट में ही मुझे सिडबी से क्रेडिट एनालिस्ट का जॉब मिल गया, तो डेट वाज गुड कि मतलब ऑफ कैंपस नहीं ढूंढना पड़ा ज़्यादा। एंड देन मतलब यही था, फिर इधर आया कि ऐसे रेगुलेटरी बॉडी एग्ज़ाम्स का प्रेप करता हूँ, सिडबी में था तो उसमें सेबी, मतलब सेबी में ऐसा था मैम कि सेबी पहले से ही मुझे इंटरेस्ट करता था। इनफैक्ट फर्स्ट ईयर में मैंने किसी और रेगुलेटरी बॉडी का एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भरा था, ना आरबीआई, पीएफआरडी, फिस्का, कुछ नहीं, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही सेबी में था। ओके। और मैंने इंटरव्यू में भी ये बात बताई थी उन्हें। बट सेकेंड ईयर में मैं आगे फिर वही अपना बैकअप की वजह से आरबीआई कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो ये प्लान था मेरा कि सारे ट्राई करूँगा, बट भगवान ने मतलब सेबी करा दिया था वैसे। और सेबी में प्रिपरेशन स्टार्ट की मैम, जैसे देखा फेज़ 1 का पैटर्न देखा कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, क्योंकि जीके में एक्चुअली
सीए बैकग्राउंड से हूँ, कभी भी यूपीएससी का वो नहीं रहा, कॉमर्स में भी था। तो जीएस वाज नेवर माय स्ट्रांग पॉइंट, मतलब नॉर्मल जैसे न्यूज़ सब कोई देखता है वैसे ही रहा है मेरा। तो जीके में थोड़ा था, बट सेक्शनल कट ऑफ नहीं है सेबी फेज वन में, तो उस वजह से मैथ्स एंड रीजनिंग वर गुड, एंड इंग्लिश आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इज ओके। सो उसकी वजह से फेज वन क्लियर हो गया, मतलब विदाउट ज़्यादा नहीं, मतलब मॉक टेस्ट दिए मैंने 2 महीने, ओके। एंड उसकी वजह से हो गया। फिर कंटिन्यूड में बाकी सब्जेक्ट्स जो थे, अकाउंट्स एंड कॉमर्स, कॉस्टिंग, ये सब कंटिन्यूड में प्रेप कर रहा था फेज वन फेज टू कंबाइंड का, एंड यूट्यूब लेक्चर्स देख रहा था सारे। कोर्स मैंने बस एक एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से लिया था, रिवीजन कोर्स था, क्योंकि मैं चाहता था कि एक पीडीएफ्स मुझे मिल जाए जहाँ पे सब चीज़ कवर हो, कि मैं अगर पढ़ लूँ वो पीडीएफ्स, तो एक ये मुझे सेंस रहे कि हाँ मैंने पूरा सिलेबस देखा क्विक हुआ है। रिवीजन क्योंकि टाइप। आप देख सकते हो कि हाँ, हो सकता है आप मतलब कि 1 ईयर का प्रेप लगे ये, बट आप देखो मैं कॉमर्स से क्लास 11 से ही एसोसिएटेड हूँ, क्लास 11 से कॉमर्स लिया, फिर सीए किया, तो और ये सारे सब्जेक्ट 7 साल से लगभग वो चल ही रहते, कुछ न कोई कंसेप्ट, कभी कोई कंसेप्ट। तो उस वजह से थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग था, थोड़ा सा हेल्प था कॉमर्स बैकग्राउंड का, बिकॉज सेबी का सिलेबस ऐसा है कि कॉमर्स से ज़्यादा रिलेट करते। और मैम इस बार 2025 की मैं बात करूं, अगर रिक्रूटमेंट साइकिल, ऐसे तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मुझे नहीं पता पहले का क्या पैटर्न था, ये था, बट फेज टू पेपर की अगर बात करें, जैसा वो पेपर आया था, क्योंकि लोग बोले थे कि उसमें 8 क्वेश्चन ऐसे थे 100 में से जो सिर्फ सीए कर सकता था, मतलब ऐसे, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट टैक्स और जीएसटी एक्ट, रिलेटेड। जो कि सिलेबस में ऐसे नहीं रहते, वहाँ से आए थे। तो और हाँ, मतलब मैंने 8 क्वेश्चन सही किए थे, मुझे पता है मैंने सही किए थे वो 8। अगेन मैम एक और बात ये कि अकाउंट्स वाला फील्ड, अकाउंट्स वाले जो क्वेश्चंस थे वो भी मतलब अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे, मतलब सिर्फ फर्स्ट रीडिंग से नहीं होता, अगर आपको मतलब थे तो अप फ्रंट, ऐसा नहीं कि बहुत डीप जाके पढ़ना था, बट मतलब जो क्वेश्चन था वो अच्छे स्टैंडर्ड का था वो। एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग लेकर जा रहे थे यस आपकी। मैम, आपको कंसेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। तो इस रिक्रूटमेंट साइकिल में मुझे लगा कि मतलब थोड़ा सा अगर आप अकाउंट्स ज़्यादा अच्छे से पढ़ते तो आपको थोड़ा सही रहता है। एक मेन हैंड मिल जाता है जिसमें कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, राइट? ओके, तो यस, आपने जीए कहाँ से पढ़ा था, क्या क्या सोर्सेज आपने फॉलो किए, लाइक करंट अफेयर्स आपने किस तरह रिवाइज किया? जैसे अच्छा, इसमें फेज वन में जीए हाँ जी। एग्ज़ाम भी के ही वो थे, पीडीएफ्स थे, वहाँ से कर लिया था। और बाकी मैम यूट्यूब लेक्चर आरपी एकेडमी का वो कवर किया था। ओके। हाँ, और मतलब जीके को मैंने मतलब ज़्यादा ज़्यादा वो नहीं फोकस दिया। नहीं किया, क्योंकि एक्चुअली स्टूडेंट्स का एक डाउट रहता है कि मैम जीए करंट अफेयर्स हम ज़्यादा पढ़ें या नहीं पढ़ें। तो जो मेरा पर्सनल एडवाइस रहता है उनके लिए रहता है कि थोड़ा सा पढ़ लो जिसमें कि आपका फेज वन क्लियर हो और आपके पास इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स का कंटेंट हो जाता है रेडी। तो उस यस मैम, तरीके वो से मैं यहाँ पर हेल्प उन्हें कर। एडवाइस करती हूँ। तो आप यहाँ पर क्या एडवाइस करेंगे स्टूडेंट्स को? मैम यही रहेगा कि इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में जैसे लोग बोलते हैं, अगर डेटा पॉइंट्स आप देखते हो तो आपके आंसर अच्छे हो जाते हैं, थोड़े सही रहते हैं। तो उस रीडिंग से मतलब यही कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो, जब से भी आप स्टार्ट करो तो कुछ मत करो, मतलब फाइनेंस न्यूज़ बस फॉलो कर लो 3 महीने के, लास्ट 3 मंथ्स के, उसके और की डेटा पॉइंट जैसे जीडीपी है, इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, रेपो रेट्स क्या चल रहे हैं, ये चीज़ों को आप देख के रखो, उसके अराउंड फ्रेम कर लो। क्योंकि मैम जैसे मैंने अपना एनालिसिस ये किया था कि लोग ये बोलते थे 80-85 कट ऑफ है, और मैं सोचता था कि मैक्सिमम जो आएंगे 7 to 8 ऐसे रैंडम जीके क्वेश्चंस आ जाएंगे, मतलब ऐसे मुझे पता भी नहीं कितने भी आते हैं कि नहीं, मतलब मैंने तो ये सोचा था कि मैक्सिमम ये आएंगे। अब उसकी वजह से मैं कितना टाइम दूं जीके को, क्योंकि जीके का सिलेबस अब मतलब बहुत बड़ा होता है, बहुत रैंडम होता है, तो उस वजह से मैं सोचा कि बाकी पे फोकस करता हूँ, जो अपने स्टैटिक पोर्शन है उस पे फोकस करता हूँ, उस 90 में से मैं 80-85 कर लूँगा, ऐसा ऐसा एमसीक्यू प्रैक्टिस रहेगा तो कर लूँगा, ऐसा सोच सोच के किया था मैंने। ओके। सो आपने जैसे अपना क्यू आर ई वाला जो सेक्शन है, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, उसके लिए किस तरह से प्रिपरेशन किया था? क्योंकि फेज़ वन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तभी आप फेज़ टू में पहुंचते हैं। हाँ जी। हाँ मैम, मॉक दिया था मैम पहले, तो ऐसे
फर्स्ट सिटिंग में मॉक दिया था, तो उसमें मैं पास नहीं हुआ था, मतलब 26 आए थे मेरे। तो वहाँ से पता चला कि सब क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने हैं आपको, आपको क्वेश्चन उसमें सेलेक्ट करने पड़ेंगे क्योंकि टाइम भी कम है। तो उस मतलब वो मॉक्स देता रहा जब मैं, तो लगभग 15-20 मॉक मैंने दिए हर मंथ, मतलब 2 मंथ में पर मंथ दिए 15-20 मॉक। तो उससे मैम एक आइडिया मिला कौन सा क्वेश्चन पे जाना है, कौन से पे नहीं जाना है। तो क्वांट्स रीजनिंग और इंग्लिश से ही, मतलब फेज़ 1 और फेज़ 1 में मैंने लिया था मेरे शायद पेपर 1 में 33 थे, जो 30 उसका कट ऑफ है, 33 थे। और पेपर 2 में तो मतलब ठीक थे, 60 थे ऐसे कोई, ओके। 69 तक थे शायद। सो बहुत सारे तो स्टूडेंट्स वही जब, है मतलब हाँ जी, यस। हाँ मैं बोल रही थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है, मॉक्स जब देते हैं और स्कोर अच्छा नहीं आता तो वो मॉक्स से डर जाते हैं और मॉक्स या तो देना बंद कर देते हैं या एनालिसिस अच्छे से नहीं करते। तो वहाँ पर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये तो क्लास 11 से मतलब स्टूडेंट को रहता है कि वो थोड़ा सा मॉक टेस्ट को या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने को थोड़ा सा वो मतलब हिचकिचाते हैं, उनके कॉन्फिडेंस भी उस पे रहता है कि नहीं लगा तो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस, उनका मोरल थोड़ा डाउन होता है। बट पूरे प्रेपरेशन जर्नी, मतलब मैं तो देखता हूँ कोई भी एग्जाम में जब तक आप फाइनल क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते हो उसका, तब तक मतलब आपने पूरी प्रिपरेशन नहीं करी। भले से आपने कोचिंग देख लिया हो, भले से खुद से रीड कर लिया हो, रिवाइज कर लिया हो, लेकिन जो आप क्वेश्चन जब लगाते हो तो वही आपकी मतलब प्रिपरेशन होती है मैम, एक्चुअल प्रिपरेशन जो है। तो मतलब मॉक देने चाहिए, क्वेश्चंस लगाने चाहिए, तो वहाँ से कॉन्फिडेंस मिलता है, मतलब धीरे धीरे इम्प्रूव होता है। तो आपको छोड़ देना चाहिए कि कितना आ रहा है, आप वो मत देखो कितना मार्क्स आ रहे हैं और क्वेश्चन लग रहा है, नहीं आप लगाते जाओ क्वेश्चन। मतलब एक बार अगर आपने सिलेबस कवर किया तो आप क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि सारे एग्जाम, मतलब आप सीए देख लो, इन पर मेरे दोस्त हैं मैं उनसे भी डिस्कस करता हूँ, तो जेई और नीट, मतलब कुछ भी हो, सारे एग्जाम्स में यही है कि आप क्वेश्चंस लगाओगे तो आपका मार्क्स इंप्रूव होंगे। तो दैट इज द थिंग, उससे नहीं डरना चाहिए, मतलब एज ए स्टूडेंट अपने को लगता है, बट बेस्ट वही है कि आप करो उस क्वेश्चन को सॉल्व। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर राज सर भी आपको यही सेम चीज़ बता रहे हैं कि अगर आप मॉक्स लगाते हैं, लगातार लगाते हैं, अच्छे से एनालाइज करते हैं, उनसे डरना नहीं है। वो आपका रियल एग्ज़ाम नहीं है। आप जब रियल एग्ज़ाम में जाएंगे तब तक आपका प्रिपरेशन लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा और आपकी एग्ज़ाम क्लियर करने के चांसेस भी उसी लेवल से बढ़ जाते हैं। राइट सर? यस। हाँ जी, अब हम यहाँ पर बात करेंगे हमारी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनीज एक्ट के बारे में। तो सर आपका क्या यहाँ पर प्रिपरेशन प्लान रहा, स्ट्रैटेजी रही? तो आपने किस तरह से कंपनीज एक्ट के लिए प्रिपरेशन किया? मैम कंपनीज एक्ट में मतलब पहले तो जो सीए का बैकग्राउंड था तो थोड़ा सा मतलब पढ़ा होता है ऐसा, क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ मैम, सीए फाइनल से कंपनीज एक्ट हटा दिया इन्होंने। तो लास्ट मैंने कंपनीज एक्ट अच्छे से सीए इंटर में ही पढ़ा था, वो भी वही था। बट यहाँ पे मैंने देखा सेबी में सेलेक्टेड चैप्टर्स हैं, और एक ये CSR वाला चैप्टर है जो कि सिलेबस में नहीं, बट उससे क्वेश्चंस आते हैं। तो उन सेलेक्टेड चैप्टर्स को कंपनीज एक्ट के आपको पढ़ना है। और मुझे लगता है अगर आपने बेयर एक्ट कवर कर लिया, मतलब क्वेश्चंस जो होते हैं वो सेक्शन से स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, बहुत ज़्यादा आपको उसमें मतलब एप्लीकेशन नहीं करना होता। ठीक है, कुछ लिमिट्स, हाँ लिमिट्स याद करने में दिक्कत आते हैं, बट वही है अगर आप चार्ट बना के अपने खुद से चार्ट बना लिया सब सेक्शन का या सब लिमिट्स का, पेनल्टी मतलब 1-2 क्वेश्चन आएगा उसमें, उतना नहीं मेहनत करना चाहिए क्योंकि नहीं याद होता मुझे, तो मैं तो नहीं किया था। लेकिन बाकी चीज़ों का अगर आप खुद से चार्ट बना लोगे वो याद हो जाते हैं, अगर 5-10 दिन आप पढ़ लोगे वो याद हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं, और कंपनीज एक्ट से क्वेश्चन मतलब सेक्शन से स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, तो आपने अगर एक बार सेक्शंस रीडिंग कर लिए तो आपको आइडिया मिलेगा कि ये क्वेश्चन जो है वो क्या मतलब किस उस सेक्शन में क्या क्या चीज़ें लिखी थी, वो चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो मतलब कंपनीज एक्ट को वैसे ही करना चाहिए कि आप सेक्शन पढ़ लो, ठीक है, और सेक्शन आपने सब पढ़ा हुआ है, उस पे उसके पे जो 10-15 क्वेश्चंस पास्ट में पूछे गए हैं पीवाईक्यूज में, आप उसको सॉल्व कर लो। तो आई थिंक मतलब कंपनीज एक्ट का बहुत लिमिटेड सिलेबस हो जाता है, क्योंकि वो एक्ट से ही ज़्यादातर आता है, उसमें उतना इनफैक्ट इस बार भी जहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस आए बाकी सब्जेक्ट से, कंपनीज एक्ट वाले क्वेश्चन रिपीटेड ट्रेंड्स पे ही थे।
ओके, सो बेसिकली यहाँ पर माइंड मैप्स का एक बहुत अच्छा रोल रहा, शॉर्ट नोट्स का, और चीज़ों को सेक्शन वाइज आपको पढ़ना है। पेनल्टीज अगर नहीं भी याद रहती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप बाकी चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पेनल्टीज में कंफ्यूज होते हैं लास्ट मोमेंट पर। तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी एक ही पार्ट पर यहाँ पर फोकस करना है, आप बाकी चीज़ें जो कवर कर पा रहे हैं उनको शॉर्ट नोट्स और अपने माइंड मैप्स के थ्रू पढ़ सकते हैं, राइट। देन यहाँ पर अगर यस अकाउंटेंसी के लिए बताइएगा सर, कि कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी स्पेशली यहाँ पर देखिए, आपका तो वैसे कॉमर्स बैकग्राउंड रहा है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स का ना नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड होता है, तो उनके लिए ये काइंड ऑफ अ फियर बन जाता है। तो वो कैसे यहाँ पर प्रिपरेशन करें, और आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रही, दोनों के बारे में। मैम, कॉमर्स मतलब ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, अकाउंट्स मतलब ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा उसमें पढ़ना है। अगर आप 3 महीने मतलब बेसिक उसके अकाउंटिंग रूल्स हैं, उसको आपने देख लिया है, तो आप धीरे धीरे मतलब कॉमर्स का बेस ही अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं, जर्नल एंट्रीज होती हैं। तो जर्नल एंट्री अगर आपने समझ ली है, तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप नहीं कर सकते हो, बस आपको अप्लाई करना है। दूसरा बात कि मतलब अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से या पीसीएम पीसीबी बैकग्राउंड से हो, इनफैक्ट फॉर आर्ट्स भी हो, मतलब जो अगर ये एग्जामिनेशन पैटर्न जो है आपको अलाउ कर रहा है कि आप इसमें एलिजिबल हो, तो फिर मतलब उनको भी बिलीव है कि आप कर सकते हो, तो आपको नहीं डरना है, आप कर सकते हो उस चीज़ को। बाकी बेसिक वही है कि आपको जर्नल एंट्रीज अगर आपने अच्छे से समझ लिए तो पूरा मतलब क्लास 11th 12th इनफैक्ट सीए का भी जो पूरा अकाउंट्स है वो जर्नल एंट्रीज ही उसका बेसिस है। तो अगर आपको वो आता है तो आपको अकाउंट्स में सब आता है, आपको कुछ नहीं। दूसरा चीज़ ये है कि स्टैंडर्ड्स जो होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो थोड़े रूल बेस्ड हो जाते हैं। तो वहाँ सिर्फ आपको, तो वहाँ पे क्या है कि आपको मतलब इस बार क्वेश्चन जो पूछा था, जो मैं बता रहा था स्टैंडर्ड, ऐसा नहीं था कि कुछ सीए के सिलेबस में से पूछ दिया या सीए के फाइनल के जो क्वेश्चन हो वो पूछ दिया, ऐसा नहीं था। लेकिन अगर 5 लाइन का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ लिखा है, तो वो 5 लाइन का एक एक वर्ड आपको समझ में आना चाहिए कि वो चीज़ वर्ड क्या है, वो लाइन का क्या मतलब होता है, तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। ऐसा था। तो फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, मतलब जितना मैंने तो क्या है, कोचिंग वाले भी बहुत डेप्थ में करा, तो उससे ज़्यादा डेप्थ में आपको नहीं जाना, आपको सीए फाइनल क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। तो कोचिंग वाले जो करा रहे हैं आपके, आप उस चीज़ को अच्छे से कवर कर लो। मतलब इस बार तो मुझे लगा कि अकाउंट से हार्ड क्वेश्चंस आए थे आपको, मतलब नेक्स्ट मतलब गेस तो नहीं कर सकते क्योंकि पैटर्न्स चेंज होते हैं, बट अपने तरफ से आपको कर लेना चाहिए वो मेहनत, आपको अकाउंट्स अच्छे से कवर कर लेना चाहिए, अकाउंट्स एंड कॉमर्स। सो एक डीप अंडरस्टैंडिंग आपको कॉन्सेप्ट्स की होनी चाहिए, प्योरली रेक्टिफिकेशन वाली चीज़ में नहीं जाना है, और आपको यहाँ पर वर्ड बाय वर्ड सारी चीज़ों को समझना है, तभी आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, अगर आप एक कॉमर्स में अच्छा स्कोर लेकर आना चाहते हैं। और इससे डरना नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ लेवल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, एनालिटिकल स्किल्स आपकी थोड़ी बेटर करनी है। इसके बाद में सर आप हमें इकनॉमिक्स के बारे में भी बता सकते हैं, कि इकनॉमिक्स यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ना, जब मैं इकनॉमिक्स पढ़ा रही थी तो उनका मैसेज आता था कि मैम इकनॉमिक्स में नहीं हो पा रहा है, कॉमर्स भी कर लिया, कंपनीज भी कर लिया, लेकिन इकनॉमिक्स नहीं हो पाता है, बड़ा टेक्निकल सा लगता है। तो सर आप बताइए, आपका क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहा। मैम इकोनॉमिक्स सही में नहीं हो पाता है। इकोनॉमिक्स में क्या रहा है, मतलब 11th 12th में पढ़ा हमने, माइक्रो मैक्रो पढ़ा, फिर जब ग्रेजुएशन में गए तो 11th 12th का कुछ नहीं आता, फिर ग्रेजुएशन में पढ़ा, फिर सीए में जब पढ़ा तो भी कुछ नहीं आता कि ग्रेजुएशन में क्या पढ़ा था। तो उसमें क्या है, मतलब इतने चार्ट्स हैं, इतने वो है, तो बहुत लॉजिकल, मतलब पढ़ो तो बहुत लॉजिकल लगता है, हाँ ऐसे है, लेकिन चीज़ों को याद करने के लिए आपको उसमें रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इकोनॉमिक्स आपको सही से उसको पकड़ना है, तो इकोनॉमिक्स में मेन चीज़ में रिवीजन का है कि जो चार्ट्स देखोगे आप जिस दिन देखोगे कोचिंग में, जिस दिन आप बुक में देखोगे, आपको उस दिन समझ आएगा, लेकिन एक हफ्ते बाद आपको फिर जाएगा कि यार ये कैसे, मतलब वो जो फ्लो था वो फ्लो आपका इंटरप्ट होगा कि ये यहाँ से नेक्स्ट स्टेप कैसे गया। तो फिर आप जैसे रिवीजन, जितना आप रिवीजन करोगे इकोनॉमिक्स में आपके लिए उतना सही है। बाकी इकोनॉमिक्स में कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो अगर न्यूमेरिकल्स की आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो फिर वो मतलब इजीएस्ट क्वेश्चन हो जाते हैं, कि आपको पता है कि बस इन चीज़ों को सम कर, मतलब फॉर्मूले याद हैं थोड़े आपको, इन चीज़ों को सम करना है, नेगेटिव करना है, ये चीज़ है। तो इकोनॉमिक्स में मैम मेजर रिवीजन ही इम्पोर्टेंट है मैम।
सो गाइस, सबसे क्योंकि पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि टॉपर्स को भी डर लगता है। आप लोग को लगता है कि हम ही को डर लग रहा है हमारा पेपर होगा या नहीं, तो टॉपर्स को भी डर लगता है। वो माउंटेन ड्यू का ऐड आता है ना, कि गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। तो टॉपर्स को भी देखो, आप इकोनॉमिक्स में डर लग रहा था, लेकिन सर ने यहाँ पर रिवीजन किया। प्रॉब्लम होना एक बात है, सोल्यूशन ढूंढना एक बात है। तो यहाँ पर जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड क्या होना चाहिए कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन। तो सर ने आपको सोल्यूशन बताया है इकोनॉमिक्स के लिए कि रिवीजन इज द की। न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर कर रखो पहले से, और प्रेडिक्टेबल यहाँ पर चीज़ें नहीं होती हैं, पैटर्न्स चेंज होते रहते हैं। तो कीप प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दोज पैटर्न्स एज वेल, राइट। यस। ठीक। हाँ जी सर, अब यहाँ पर फाइनेंस की बात कर लेते हैं कि फाइनेंस में आपको सबसे ज़्यादा अटेंशन कौन से टॉपिक से मिल रहा था, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रही, और किस तरह से आपने फाइनेंस के लिए तैयारी की। मैम फाइनेंस में रियल चैलेंज तो मेरे लिए तो यही था प्रिपरेशन में कि मैं उसका सिलेबस कहीं पे कंक्रीट नहीं कर पा रहा था कि मतलब इसका ये बॉर्डर लाइन है कि इसके बाहर नहीं आएगा, क्योंकि फाइनेंस ऐसे मतलब किसी भी फेज में, मतलब जितना भी कॉमर्स में पढ़ोगे, ऐसा कोई फाइनेंस का सब्जेक्ट नहीं रहा है। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहा है वो अलग हो गया, लेकिन फाइनेंस ऐसा नहीं रहा है। तो डेरिवेटिव्स वगैरह कहीं कहीं कवर किया, तो मैं कुछ कुछ पार्ट्स कहीं कवर किए होते, लेकिन जो बीओटी मॉडल, बूट मॉडल, ये सब टॉपिक्स थे, बहुत से ऐसे टॉपिक्स थे जो कि कभी नहीं कवर किए थे। तो बहुत ज़रूरी था कि जितने चीज़ें पीवाईक्यूज में आ रहे हैं वो सब चीज़ कवर करूं मैं। और मैंने आरपी एकेडमी का जो वीडियो था वो देखा था, वो बहुत ही हेल्पफुल था, क्योंकि मैंने उस वीडियो को देख के ये पेज बनाया कि ठीक है, मैं इस चीज़ को, इतना चीज़ को कवर कर रहा हूँ। बाकी जो मैंने बताया था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के रिवीजन नोट्स थे, तो उसको भी मैंने मतलब कवर किया था, तो उतना ही कवर किया था। दूसरा एंगल ये था कि फाइनेंस में ये डर था कि करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं फाइनेंस से। तो मतलब मुझे 5-6 क्वेश्चंस मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो उसको लेके भी था डर। तो वही था कि जितना हो पाए डेटा पॉइंट्स, न्यूज़पेपर ये देख के गया। और इनफैक्ट 2-3 क्वेश्चंस थे जो उसमें करंट अफेयर्स वाले मुझे आ रहे थे। इनफैक्ट मैंने बहुत डिटेल में नहीं कवर किया था, बट यही है कि अगर आप लास्ट 3 मंथ्स के किसी भी सोर्स से, मतलब किसी भी रेलेवेंट सोर्स से आप पढ़ लेते हो, तो कुछ क्वेश्चंस तो ज़रूर मैच करेंगे। मतलब सब सब कोई सब कुछ ही कवर कराता है, तो आप एक बार कवर कर लो, हो सकता है क्वेश्चंस मैच कर जाएं, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे उस क्वेश्चंस के। जी सर, अभी हम मैनेजमेंट का डिस्कस और कर लेते हैं कि कितना डेप्थ आखिर मैनेजमेंट में रिक्वायर्ड है। और जैसे आपने बताया कि फाइनेंस मैनेजमेंट बहुत बेसिक पार्ट था आपके सिलेबस में सीए के, तो यहाँ पर आप स्टूडेंट्स को और बेटर वे में बता पाएंगे कि क्या मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी रही और किस तरह से आपने प्रिपरेशन किया। मैनेजमेंट मतलब सीए में तो कहीं नहीं दिखा। एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का था, उसमें भी इतने सारे मॉडल्स, इतने सारे थियरीज नहीं थे जो मैनेजमेंट में सेबी के कोर्स में है। और मतलब मेरा ग्रेजुएशन बीएमएस में था, तो हाँ कुछ बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज़ था, तो कुछ कुछ थियरीज तो मैंने ग्रेजुएशन में कवर की हुई थी। लेकिन मैनेजमेंट में ये है कि आपको जितनी भी थियरीज हैं जो वो पूछते हैं, और जो भी मतलब सिलेबस में होनी चाहिए, जो भी पॉपुलर थियरीज हैं, तो उनको आप कवर कर लो। क्योंकि मैनेजमेंट में कन्फ्यूज़न बहुत होता है कि ये उस मॉडल में था या इस मॉडल में था, मतलब उस चीज़ को। तो आप अगर आपने सारा पॉइंट्स लिखे हुए हैं कॉपी में अपने खुद खुद से, मतलब लिख के अगर उस चीज़ों को याद कर लिया एक बार, तो आपको वो चीज़ कन्फ्यूज़न नहीं होगा। बाकी जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस, क्योंकि ऐसा होता है मैनेजमेंट में कि बहुत जजमेंट बेस्ड आंसर्स होते हैं, आपको 2 आंसर सही लगेंगे, 3 आंसर सही लगेंगे उसमें। तो जितने आप उसमें प्रैक्टिस किए रहोगे, आपको पता चलेगा ठीक है ये पैटर्न है, इस वाले ऑप्शन को नहीं, इसी वाले ऑप्शन को इस क्वेश्चन में सही मानते हैं, तो आप उस वाले को सेलेक्ट करोगे वहाँ पे। बाकी एप्लीकेशन बेस्ड आए थे इस बार क्वेश्चन, तो हाँ वो अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। जो वो सेंट्रल थीम, वो थियरी कन्वे करना चाह रही है, वो आपको कैप्चर करना है अच्छे से, तब आप वो क्वेश्चंस कर सकते हो। ओके सर, एंड सर कॉस्टिंग के बारे में भी बता दीजिए कि कॉस्टिंग का प्रिपरेशन आपने किस तरह से किया। इसमें कॉस्टिंग में भी दो पार्ट में मैं डिवाइड करूँगा। मतलब जो एक सेंट्रल कॉस्टिंग के, मतलब जो एप्लीकेशन पार्ट है जिस तरह से कॉस्टिंग होता है, और दूसरा ये कॉस्टिंग के जो थियरीज हैं, लीन मैनेजमेंट थियरीज जो हैं, तो उनको मतलब थियरीज को तो फिर आपको मैनेजमेंट वाले स्टाइल से ही कवर करना है कि उसकी थियरी को कवर कर लो।
एक बार कंसेप्ट मतलब जो भी उसमें पॉइंट्स हैं, जितने भी 5 पार्ट्स हैं, किसी में 3 पार्ट्स हैं, जो भी हैं, तो उसको आप याद करके रखो ताकि उधर कन्फ्यूज़न ना हो। बाकी जो मेन कॉस्टिंग आप कह लो कि जो कॉस्टिंग के टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें मतलब अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो हर जगह करा। 11th-12th में तो नहीं कॉस्टिंग, आई आई डोंट रिमेम्बर, बट ग्रेजुएशन में आपने किया होगा या सीए बैकग्राउंड है तो आपने किया होगा कॉस्टिंग। तो वो चीज़ें वहाँ से थोड़ा हेल्प मिलता है। बाकी कॉस्टिंग भी यही मैम कि पीवाईक्यूज मतलब ऐसा सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन में भी हो या सीए में भी हो, कि जो पीवाईक्यूज है मतलब उसके क्वेश्चंस बहुत ही सेट पैटर्न के ही हैं। उसमें कोई बहुत एप्लीकेशन बेस्ड नया से तो शायद नहीं पूछे। तो आपने अगर पीवाईक्यूज कॉस्टिंग में कर रखे हैं तो आप समझ सकते हो कि हाँ मतलब जो भी न्यूमेरिकल आएगा मैं कर लूँगा। कोई भी नया क्वेश्चन बनाना शायद डिफिकल्ट है कॉस्टिंग सब्जेक्ट। ओके सर, तो अभी आप ये बताएंगे कि फ़ेज़ 2 जो था वो फ़ेज़ 1 से आपको किस तरह डिफरेंट लगा, और आपने क्या यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर किया था या अलग अलग फेजेस के लिए प्रिपरेशन किया था? मैम कॉम्प्रिहेंसिव ही किया था, मतलब पेपर 2 तो हाँ कॉम्प्रिहेंसिव किया था दोनों का, क्योंकि अगर सेलेक्ट भी होऊंगा तो मतलब फेज 2 देना ही था, तो कॉम्प्रिहेंसिव लेके ही चला था। और दूसरा चीज़ फेज 2 इनफैक्ट मुझे कम ही डर लग रहा था उसमें, क्योंकि आपको पता है मैंने 33 आए थे मेरे फेज 1 यस पेपर यस। 1 में। तो मुझे जीके का डर था एंड दिस थिंग मतलब लॉजिकल रीजनिंग वगैरह में मैं श्योर था, लेकिन जीके का तो डर था उसमें। तो फेज 2 में मुझे था कि सिर्फ स्टैटिक क्वेश्चंस आएंगे, 5-6 जीके के क्वेश्चंस आएंगे। तो फेज 2 में कम डर था। और कवर तो मतलब पेपर 2 कवर कॉम्प्रहेंसिव दोनों के लिए ही किया था, ऐसे पार्ट वाइज नहीं किया था मैंने। ओके, एंड सर आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स क्या गलतियाँ करते हैं जब वो अपना प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं? तो उस टाइम पर लाइक या तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने के बाद में या प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद में क्या मिस्टेक्स वो लोग कमिट कर देते हैं? जैसे मैम वही प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मतलब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आपने दे दिया तो आपको रिजल्ट का वेट नहीं करना चाहिए। जो भी 1 हफ्ता 10 दिन होते हैं वो वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि होगा तो भी आपका सही है, नहीं तो नहीं भी होगा तो और भी एग्ज़ाम्स का फॉर्म आप भरते हो या नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए भी आप कह सकते हो आप पढ़ सकते हो उस टाइम में, क्योंकि 1 महीने का ही टाइम रहता है फेज़ 1 फेज़ 2 के बीच में। तो फिर वो 10 दिन बहुत क्रूशियल हो जाते हैं, उसको ना वेस्ट करो आप। सेकेंड चीज़ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस का मतलब जो आपको ये भी आप कर सकते हो कि जो चीज़ आपको जो सब्जेक्ट पता है कि मैं मेरा फेज़ 1 में वो वीक पॉइंट था, उसको जल्दी कवर करो और क्वेश्चंस उसके लगाओ। तो मतलब उस पे भी मेहनत, उसको छोड़ो मत, उसको भी कवर करो, क्योंकि आपको सब सब्जेक्ट में स्ट्रांग रहना पड़ेगा। अगर 80 कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो पेपर 2 में, तो आपको सब सब्जेक्ट कवर करना पड़ेगा। आप सब्जेक्ट तो आपके लिए ऑप्शनल नहीं हो सकता कि आप सब्जेक्ट में वीक हो तो आपको चलेगा, पर कुछ टॉपिक्स में वीक हो आप स्किप कर सकते हो। तो उस पार्ट पे आपको ध्यान देना चाहिए। ओके, तो सर जैसे आपने इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के लिए बताया कि रिपोर्ट्स वगैरह ज़रूरी थी, तो मेरे पास दो क्वेश्चंस हैं। एक तो आपने कैसे प्रिपरेशन किया डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का, अलॉन्ग विद दैट आपने यहाँ पर टाइपिंग की प्रैक्टिस पहले से कर रखी थी कि आपने एक अलग से कीबोर्ड खरीदा, जो मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक्चुअली सजेस्ट करती हूँ मेरी तरफ से कि एक अलग से ना सस्ता वाला कीबोर्ड खरीद लो। तो आपके यहाँ पर क्या सजेशंस रहेंगे? यस में मतलब वो चैलेंज आया था एक्चुअली, मतलब ऑलरेडी 4 साल से वर्किंग में हूँ, तो लैपटॉप्स पे कीबोर्ड्स पे हाथ है, मतलब सेट है। लेकिन वहाँ सेंटर पे गया मैम तो मेरे कीबोर्ड पे की ही नहीं था, मतलब ये कंट्रोल की जो होता है, राइट कंट्रोल की, वो नहीं था। और मतलब उधर टाइम भी नहीं था कि मैं उनसे बोलूँ कि मतलब ये इसमें की नहीं है ये। सो मतलब उसी कीबोर्ड पे लिखा और लेफ्ट कंट्रोल की यूज़ किया जो है। तो मतलब हो सकता है किसी में वर्ड वाले अल्फ़ाबेट्स के की नहीं हो, क्योंकि सेंटर का आपको नहीं पता कि कैसा सिस्टम रहेगा वहाँ पे। दूसरा मैं टाइपिंग प्रैक्टिस की मैंने, मतलब 5-6 मॉक इसके भी दिए, टाइप किए, टाइम में कवर करना, क्योंकि इसमें भी फिर वही हुआ कि कितना टाइम आप किसको दे रहे हो वो समझना ज़रूरी था, क्योंकि पहला पेपर मेरा नहीं कंप्लीट हुआ था, आरसी में मैंने ज़्यादा टाइम दे दिया था एंड दैट्स व्हाई ऐसे छूट गया था। तो उस वजह से कि मतलब हाँ, सबको मतलब 20-20 मिनट में आपको करने हैं। इनफैक्ट
बफर टाइम का आपको वो लेके चलना चाहिए कि भाई मैं 7 मिनट पहले ही अपना पेपर कंप्लीट करूंगा, क्योंकि मतलब उस टाइम से अरेंज करना चाहिए, थोड़ा टाइम लास्ट में रहे, क्योंकि आप सबको पता है थोड़ा लेट हो जाता है, कुछ आप एक्स्ट्रा लिखने जाते हो, कुछ भी होता है, कुछ भूल जाते हो, थोड़ा टाइम लग जाता है, तो हमेशा एक बफर लेके चलें, क्योंकि इसमें पेपर आप कंप्लीट नहीं करोगे तो आपको पता है 10 मार्क्स आपके चले जाएंगे, मतलब जो भी क्वेश्चन आप नहीं करोगे उसमें चले जाएंगे। तो फिर उस हिसाब से मैं हमेशा 53 मिनट्स 50 मिनट्स का टारगेट लिख के करो, क्योंकि थोड़ा सा तो एक्सटेंड हो जाता है, मतलब आपका टाइम ज़्यादा लग जाता है। बाकी जो कीबोर्ड वाला आपने बताया कि सस्ता वाला कीबोर्ड लेके प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि सेंटर का आपको नहीं पता कि वो कैसा अरेंज कराएंगे आपको कीबोर्ड। ओके और आप। डेटा पॉइंट्स का मैम रिपोर्ट्स वाला जो था, हाँ जी। तो वो, यस मैम। हाँ, यू कंटिन्यू। मैम रिपोर्ट्स में ऐसे कुछ इकोनॉमिक सर्वे वगैरह तो नहीं पढ़ा, लेकिन जो मैं बता रहा था कि 5-6 डेटा पॉइंट जीडीपी, इन्फ्लेशन, और जो भी उस वक्त आरबीआई के थे कि आप मतलब क्या रेपो रेट चल रहा है, क्या स्टैंस क्या है इंडिया का, मतलब इकोनॉमिक्स वाले जो थे मेजर, उसको आप कवर करके रखोगे, क्योंकि जो ऐसे के टॉपिक्स हैं मेजर इकोनॉमिक्स के मतलब आप उन फैक्ट्स को यूज़ कर सकते हो। आप 5-6 अगर आप फैक्ट्स कुछ यूज़ कर देते हो 2-3, तो एग्जामिनर भी सोच सकता है कि हाँ इसको चीज़ें पता। जैसे मैंने मेरा सिलेबस क्या था, वो मतलब जो टॉपिक ऐसे में मैंने सेलेक्ट किया था, वो ये वाला था कि इंडिया ग्लोबल इमेज अपनी बना रहा है उस पे। तो फिर उसमें मैंने फर्स्ट फर्स्ट पैरा में मतलब इंडिया की जीडीपी क्या है, क्या किस रैंक पे है इंडिया, ये सब डेटा पॉइंट्स कुछ यूज़ किए। बाकी तो मतलब इमेज बना रहा है तो उसको आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, इन सब से मतलब बाकी पैराग्राफ्स में लिंक किया, करके किया। तो कुछ डेटा पॉइंट्स रहते हैं तो आपका आंसर अच्छा लगता है मतलब ऐसे एग्जाम में। जी सर। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके इंटरव्यू की। तो सबसे पहले आपने इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन किस तरह से किया, वो बता दें। यस मैम, इंटरव्यू आई थिंक मतलब ऐसा स्टेज है कि मतलब उसका सिलेबस इनफाइनाइट है, मतलब कौन क्या पूछ दे आपसे, आपको लास्ट तक नहीं समझ में आता आपके, आप ओवर मतलब आप प्रिपरेशन पूरी हो गई है आपकी, या आप अंडर प्रिपेयर्ड हो। तो उसमें बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत होती है मैम। और आरपी एकेडमी मुझे मतलब मैंने अपना डेफ भेजा था, तो आप लोगों ने मुझे 50 क्वेश्चंस दिए थे, और 50 प्लस ही दिए थे शायद, और जी। मतलब वो बहुत ही इंसाइटफुल लगे। मतलब मैं भी खुद नहीं सोच सकता था अपना डेफ देख के ये सारे क्वेश्चंस, मतलब जितने टॉपिक्स आपने जितना एरिया कवर किया उसमें, तो वो सब तो मैंने गो थ्रू किया और थॉरोली गो थ्रू किया। बाकी मुझे नहीं मिला इंटर, मतलब 2 मॉक मैंने दिए थे, मॉक देना बहुत ज़रूरी है। हम्म। 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मैंने मॉक दिए थे, उनके जो फीडबैक्स थे मैम वो बहुत अच्छे थे, कि मतलब आप स्माइल मेंटेन करो इंटरव्यू में। अब मुझे लगता है मतलब मेरा इंटरव्यू ऐसा ही गया था कि मैंने स्माइल मेंटेन की, बस उसी वजह से मुझे अच्छे मार्क्स मिले होंगे, क्योंकि ऐसा कुछ मतलब बहुत कोई भी एक भी आंसर मैंने ऐसा नहीं दिया ना कि जो कि मुझे लग रहा था कि बहुत अच्छा दिया मैंने, मतलब एवरेज गया था। तो इसी में भी आंसर में मैंने गलत आंसर नहीं दिया था, जो नहीं पता था मैंने बोल दिया था कि सर आई डोंट नो अबाउट दिस, और जो भी मैं जानता था मैंने वो बोल दिया था, मैंने गलत नहीं दिया था। बट कोई भी ऐसा क्वेश्चन आया नहीं मेरे टॉपिक्स, मतलब मेरे एक्सपर्टीज से रिलेटेड, मेरे इससे रिलेटेड, कि मैं उसमें कुछ अपनी तरफ से कुछ अच्छा आंसर दे पाऊँ, या फिर वो स्ट्रेस था इंटरव्यू का जो भी था। लेकिन एक चीज़ थी कि मैं स्टार्ट से एंड तक मैंने एक सटल स्माइल मेंटेन की हुई थी, तो आई थिंक वो मेरे फेवर में वर्क किया। तो आई थिंक वो था। दूसरा चीज़ में जैसे मैंने बताया इंटरव्यू के टाइम पे गाइडेंस की बहुत कमी होती है, तो मॉक दे देने चाहिए, और जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको करा रहे हैं वो कर लेना चाहिए। जैसे आरपी एकेडमी का था, तो मैंने उस सब सेक्शन को अच्छे से कवर किया था। इवन चैट जीपीटी से मैंने पॉसिबल क्वेश्चन पूछे, जो जो क्वेश्चंस आरपी एकेडमी दिए थे उसके आंसर उससे फ्रेम कराए कि क्या आंसर्स हैं, क्या होने चाहिए। तो आई थिंक वो भी थोड़ा सा हेल्प किया था मेरा। अ, दूसरा कि इंटरव्यू खराब ही गया था, मतलब इंटरव्यू आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं, आपके पर्सनैलिटी का टेस्ट है, तो कभी भी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कवर किया। हाँ, सेबी के बारे में आप कवर कर लो, सेबी की जो एनुअल रिपोर्ट है उसको कवर कर लो फेज़ 2 के बाद से आप स्टार्ट कर दोगे तो आपके पास एम्पल टाइम है एक ट्रेंड समझने का, सेबी किस क्या वर्क कर रहा है किस डायरेक्शन में। और नॉलेज का टेस्ट नहीं है, तो आपसे इंटरव्यू में कुछ भी क्वेश्चन आए जो आपको नहीं पता, तो
जस्ट सिंपली से कि मतलब मुझे इसका आंसर नहीं पता, मतलब आई डोंट नो अबाउट दिस, और जो भी आप उसके रिलेटेड जानते हो वो बता दो इंटरव्यूअर को। सो आई सो थिंक गाइस, दिस। इंटरव्यू में ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, आप बोल दें कि मुझे नहीं आता। अलॉन्ग विद दैट, जैसा सर ने बोला कि एक सटल स्माइल, एक बहुत छोटी सी एडवाइस है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक सटल सा स्माइल आप मेंटेन कर कर रखो, जो ये शो करता है कि आप बहुत यहाँ पर कॉन्फिडेंट है अपनी चीज़ों को लेकर। तो वो आपको यहाँ पर एक राइट एटीट्यूड, एक राइट पोस्चर आपका इंटरव्यू क्लियर करने में आपको हेल्प करता है। इसके अलावा सर, किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ऑल्सो आपके पैनल में कितने लोग थे, किस तरह का पैनल था, वो सारी डिस्कशंस। यस मैम। तो पैनल मैम 4 लोग थे, मतलब एक चेयरपर्सन थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से भी में, और 2 मेल मेंबर्स थे, एक फीमेल मेंबर थी। और इंटरव्यू कैसा था, मतलब वो बहुत ही कंफर्टेबल ऐसे था, मतलब सेटिंग इंटरव्यू की बहुत कंफर्टेबल थी। एक बड़ा सा टेबल था, उसके उस साइड 4 चेयर थे, उस पे वो लोग बैठे थे, और इस साइड एक चेयर था। तो आपके लेग्स वगैरह, मतलब आप टेबल से बहुत दूर नहीं थे, आपके लेग की क्या मूवमेंट है वो सब कवर्ड था टेबल से, तो आप बहुत आराम से वहाँ पे पोस्चर लेके बैठ सकते थे, और मतलब बहुत कॉन्फिडेंटली खुद को एक्सप्रेस कर सकते थे। आपको हर चीज़ पे ध्यान नहीं देना था कि मेरा पैर कैसे हैं, मेरे ये कैसे हैं, सब चीज़। तो वो चीज़ एक अच्छी थी उस इंटरव्यू रूम में। बाकी में इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो उन्होंने इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वाला क्वेश्चन पूछा, वो तो मतलब सब कोई प्रिपेयर करके जाता है, वो मैंने बता दी। देन एक चीज़ ये वो उन्होंने पूछा कि अगर कोई आपसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेता है तो आप क्या करोगे? मैंने मैंने उन्हें बोल दिया कि अगर कोई आता है इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेने, तो मैं सबसे पहले तो उसे डिस्क्लेमर दूंगा कि इन्वेस्टमेंट में आपको रिस्क हो सकता है। तो मतलब वो लोगों का था कि मतलब नहीं, ये हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, मतलब ऐसे सही में क्या एडवाइस दोगे? तो फिर तो मतलब मैंने बोला कि हाँ, मतलब अगर वो उसका क्या स्टैंड, अगर वो रिस्क कम लेना चाहता है तो डेट उसको मतलब सजेस्ट करूंगा, अगर थोड़ा रिस्क लेना चाहता है इक्विटी करूंगा। तो वैसे तो मतलब पहला तो ये हुआ कि फिर उस वक्त बोल दिया डिस्क्लेमर दूंगा, बट ठीक है, मतलब स्माइल मेंटेन। दूसरा चीज़ मैम ये रहता है, अगर वो काउंटर कर रहे हैं आपको और आपको हिंट लग गया कि हाँ भाई आपने जो बोला था वो थोड़ा वीक आंसर था, थोड़ा सा उसमें डिमेरिट था, जो काउंटर कर रहे हैं और सही आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको अपने वीक आंसर को ज़्यादा डिफेंड नहीं करना चाहिए। आपको मतलब उनके वो जो पॉइंट बोल रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जैसे वो लेडी मेंबर मैम जो थी, उन्होंने पूछा था कि फाइनेंशियल जैसे फाइनेंशियल कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आप एडवाइस करोगे, तो मैं उसमें चला गया म्यूचुअल फंड, इक्विटी, डेट, और ये रीट, इन्वेट्स, ये सब चला गया। उन्होंने बोला कि इंश्योरेंस नहीं एडवाइस करोगे। तो एक बार को मैंने बोला मैम इंश्योरेंस तो अपना वो होता है, अपने पर्सनल चॉइसेस होते हैं। उन्होंने काउंटर किया कि वो तो पर्सनल चॉइस होते हैं, बट तुम सजेस्ट करोगे या नहीं करोगे? तो उस टाइम पे मैंने बोल दिया यस मैम, इंश्योरेंस बहुत क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इंश्योरेंस सबको रखना चाहिए, मतलब लाइफ हो, मेडिकल हो, वो सब चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो उस चीज़ को मैंने ऐड किया आंसर में। तो वहाँ पे अगर मुझे लगता है अगर मैं ज़्यादा आर्गू करता तो शायद थोड़ा सा नेगेटिव इंप्रेशन जाता, बट एक्सेप्ट किया मैंने, तो उन्हें लगा होगा कि शायद ये ट्रेनेबल ऑफिसर है। जो मैंने सुना था अपने ऑफिस में सीट भी में लोगों से कि लोग कैसा प्रेफर करते हैं ऑफिसर, तो दैट इज़ द थिंग। मतलब अगर कुछ गलत हो गया है तो उसको आप एक्सेप्ट कर लो, हाँ ये गलत है, स्माइल रखो, चिल रहो। मतलब उनको आपकी पर्सनैलिटी देखनी है, नॉलेज नहीं देखना। नॉलेज अपने फेस टू में उन्हें प्रूव कर दिया कि यस यू आर नॉलेजेबल। सो दैट्स द थिंग मैम So अबाउट be a इंटरव्यू। trainable officer. Don't be too rigid in your preparation or while you were sitting in front of the panel. ये यहाँ पर कोर मैसेज है जो कि हमें सर के जो इंटरव्यू है उससे समझ में आता है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं सर। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, आपने इनिशियली बोला कि मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, और मैं ना यहाँ पर काफ़ी अलग आंसर्स दे रहा था, आंसर्स अच्छे नहीं थे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा आपने बोला कि इंटरव्यू आपकी पर्सनालिटी की बात करता है, तो मैं आपकी एक पर्सनालिटी बताती हूँ कि आपकी एक जो
जो पर्सनालिटी है उसमें हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं। एक तो राइट एटीट्यूड, दूसरा आपकी ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, फिर यहाँ पर अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना, जो कि बहुत सारे लोगों में, मैं भी एक वर्किंग पर्सन हूँ तो मैं जानती हूँ कि बहुत मुश्किल होता है ये एक क्वालिटी मिलना। तो देर आर सर्टेन क्वालिटीज इन यू जिसकी वजह से आप ये एक ऑफिसर बने हैं। तो दिस इज नॉट योर इंटरव्यू हैड गॉन बैड, इट हैज गॉन टू गुड एंड you were actually able to reflect your true personality there. So kudos to you थैंक यू for मैम, that. थैंक यू सर। Okay sir. And then ऐसे कुछ क्वेश्चंस जिनके आप आंसर नहीं कर पाए थे जो आपको थोड़े टफ लगे? मतलब टफ नहीं, मतलब उन्होंने ना ऐसा लगा कि जैसे आरबीआई में, क्योंकि मैंने पूरा सेबी पे फोकस करके सेबी से रिलेटेड जैसे रीट्स इनविट्स, और इनफैक्ट मैंने उनके टैक्सेशन भी पढ़ लिए थे क्योंकि सीए का एंगल था, तो उस वजह से रीट्स इनविट्स की टैक्सेशन भी पढ़ लिए, रेगुलेटेड एंटिटीज़ क्या होती हैं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या होता है, मतलब पूरा सेबी सेबी सब पढ़ लिया। और फिर उन्होंने जो एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछा भी, अगर ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस वाले को मैं टेक्निकल ना मानूं, मतलब ये तो जनरल नॉर्मल क्वेश्चन मानूं, तो टेक्निकल क्वेश्चन यही आया कि फॉरेक्स क्या होता है। तो मतलब मेरे पे अचानक से आ गया आरबीआई वाला, इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ा नहीं, फॉरेक्स क्या होता है। तो नॉर्मली ये तो सबको एक्सपेक्टेड होता है कि जानते हैं हम। तो मैंने बोला फॉरेक्स रिजर्व्स जो कंट्री के पास होती है वो। तो एक उन्होंने उसमें पूछा कि आपको क्या लगता है कि मतलब फिजिकली फॉरेक्स फॉरेन करेंसीज होती हैं। मैंने बोला नहीं, जो इकोनॉमी में पूरे इंडियन इकोनॉमी में होती हैं वो। फिर उन्होंने बोला कैसे, तो मतलब कैसे चलता है। तो मैंने बोला कि ऑथोराइज डीलर्स जो होते हैं, इनफैक्ट मैंने ऑथोराइज पार्टिसिपेंट्स बोल दिया जो कि करेंसी एक्सचेंज करते हैं। फिर उन्होंने बोला ऑथोराइज डीलर करेक्ट किया, तो मैंने बोला यस सर, ऑथोराइज डीलर इज द करेक्ट टर्म एंड दे आर रजिस्टर्ड इन द फेमा एक्ट। तो उन्होंने इस चीज़ को माना। सेकंड क्वेश्चन वो बोले कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं फॉरेन एक्सचेंज के। तो मैंने बोला फॉरेन करेंसी जैसे यूएसडी होती है एंड देन दे गोल्ड होता है कि नहीं। तो अचानक से मतलब या फॉरेक्स में, मतलब पता नहीं गोल्ड में क्या होता है, मतलब फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज, अब इसमें गोल्ड कहाँ से आएगा। तो एक एक टाइम के लिए ये हिट किया कि गोल्ड नहीं होना चाहिए, बट फिर मैंने सोचा गोल्ड तो मतलब गोल्ड का सारी करेंसीज बैक्ड ही गोल्ड से हैं, तो मतलब गोल्ड तो बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेबल करेंसी है। तो मैंने उन्हें बोल दिया कि सर गोल्ड होना चाहिए क्योंकि गोल्ड बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेबल एक इंस्ट्रूमेंट है, तो उन्होंने एसेट है। तो उन्होंने बोला कि यस लॉजिकली सही बोल लो। तो दिस इज द थिंग। देन दे आस्क कि लोग, जैसे उस वक्त ये क्लेरियन कॉल आया था प्राइम मिनिस्टर का कि आप वर्क फ्रॉम ऑफिस कम करो, वर्क फ्रॉम होम वर्क थोड़ा फ्रॉम करो, ट्रैवल या कम होम। करो। यस। तो उससे रिलेटेड उन्होंने पूछा कि प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस किया कि लोग फॉरेन ट्रिप्स पे कम जाएं, वो क्यों एडवाइस किया इन्होंने। तो वो लॉजिकल आंसर भी वहाँ से रिलेट करके दिया कि सर वही है, मतलब आप फॉरेन कंट्रीज में जाओगे, वहाँ पे अपनी करेंसी, मतलब वहाँ जाने के लिए आप करेंसी एक्सचेंज करोगे, अपनी करेंसी दोगे तो उनके करेंसी का डिमांड बढ़ेगा, अपने का कम होगा ऐसे। तो वही मतलब एक्सपोर्ट कवर जो अपना है, जो अपने पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो कम होंगे, उसको बचाना है सर। तो ये वही आंसर वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। देन लास्ट में वो चेयरपर्सन सर ने एक ही क्वेश्चन पूछा कि फैमिली बैकग्राउंड बता दो, तो वो बताया एंड देन इट वाज ओवर लाइक। ओके। तो आप एक पॉइंट ऐसा जो सभी इंटरव्यू टिप में जो देना चाहेंगे इस अपने फेलो एस्पिरेंट्स के लिए, वो क्या रहेगा? मैम यही रहेगा कि मतलब जैसे इंटरव्यू कैंडिडेट्स कम देते हैं, जैसे आज से पहले आप अगर मुझसे पूछते तो सिट बी वाला एक इंटरव्यू मैंने दे रखा था, और ये दे रखा था सिट बी वाले में। सीए का कैंपस प्लेसमेंट था एक तरह से मैं बताऊं तो। उसमें टेक्निकल क्वेश्चन, सारे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे थे एंड इट वाज एक्सपेक्टेड कि वो वही पूछेंगे एंड वहाँ पे दिया था। लेकिन मुझे लगता है इंटरव्यू को हम मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं कि इंटरव्यू कैसा होगा, सामने वाला क्या पूछ देगा ऐसे। लेकिन हमें मतलब समझना चाहिए कि वो हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन्हें पता है कि इंटरव्यू के टाइम पे आपका ट्रू रिफ्लेक्शन शायद ना आए, 15 मिनट में 20 मिनट में आपका ट्रू रिफ्लेक्शन ना आए। तो उन्हें पता है कि सब चीज़ आप परफेक्ट नहीं, वहाँ पे परफेक्ट आप नहीं हो सकते हो सकता है कि आप ज़्यादा जानते हो, आप कन्वे ना कर पा रहे हो। तो उन्हें इन सब चीज़ का आइडिया, आपको बस उन्हें एक मौका देना अपनी पर्सनैलिटी असेस करने का। उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको मतलब जितना आपको पता है उतना आपको बताना है उस क्वेश्चन को, जित ऑनेस्ट ऑनेस्ट रहना है। और बस मतलब ऐसा ऐसे बहुत सीरियस नहीं लेना है इंटरव्यू को। कोई भी क्वेश्चन बहुत हार्ड सा भी वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं
अगर आप नहीं कंफर्टेबल आप बोल दो कि सर मुझे इसके बारे में नहीं पता है, तो वो एक चेन नहीं बनेगा। जबकि अगर आप कुछ भी बोलोगे, अगर उन्होंने फॉलो अप क्वेश्चन पूछा, फॉलो अप क्वेश्चन पूछा, आपके 3-4 क्वेश्चन गलत होंगे, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन ही आपने, आप टॉपिक से नहीं कंफर्टेबल हो, आपको उतना डीप में नहीं पता है, आप बोल दो कि सर मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन मैं इतना ये जानता हूँ, देन दे विल स्किप टू नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वो आपके फेवर में जा सकती है। तो इतना मतलब सीरियस नहीं लें, क्योंकि इंटरव्यू गाइडेंस के टाइम पे मैं बोलूँगा कि बहुत कम गाइडेंस है, उतना आपको लगता है आप अंडर प्रिपेयर्ड हो। देन अगेन जब इंटरव्यू आप दे देते हो तो आप 10 बार सोचते हो कि मेरा इंटरव्यू कैसा गया, दूसरों का कैसा गया, कितने टाइम के लिए हुआ। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन उतना आपको सीरियस नहीं लेना है। आपको बस वहाँ पे डिस्कशंस को प्रमोट करना है। जो भी क्वेश्चन है आप वहाँ पे हेल्दी डिस्कशन करने का सोचो, इतना सीरियस मत रहो। आप चिल रहो, आपको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब क्योंकि आप वहाँ पहुँचे हो, आप पढ़े लिखे, मतलब आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आप वहाँ पहुँचे हो, आपको बस खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है। क्योंकि आप मतलब एवरेज मार्क्स, आप जैसे इंटरव्यू रूम में घुसे, आप एवरेज मार्क्स आपने स्कोर कर लिया है। अगर आप ज़्यादा उस वहाँ पे ट्राई हार्ड ट्राई करके कुछ गलतियाँ करते, हो सकता है आपका कम हो, लेकिन आप नॉर्मल चिल रहोगे तो एवरेज और एवरेज से प्लस आपका जा सकता है। तो ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा इंटरव्यू से रिलेटेड सो में। गाइस कीप इट एट अ लाइट हार्टेड मोमेंट टाइप ऑफ थिंग। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खुद को प्री ऑक्यूपाई कर लो बहुत थॉट्स के साथ में कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ऑल्सो सर का जो यहाँ पर इंटरव्यू हुआ था उसमें एक बहुत ही प्यारा सा और एक लाइट ह्यूमरस पॉइंट ऐड हो गया था जो डिस्क्लेमर वाला सर ने बताया। तो समवेयर वो एक लाइट मोमेंट में चला गया और इंटरव्यू बहुत यहाँ पर कन्वीनियंटली रहा सर के लिए। तो कोशिश करें कि जब आप अपने इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इस तरह की प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पर शो करें। नॉलेज एक फैक्टर है, आपको नॉलेज है इसलिए आप इंटरव्यू में बैठे हो, लेकिन यहाँ पर आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं वो आपके उस इंटरव्यू में किस तरह का प्रेजेंस ऑफ माइंड है, कैसा बॉडी जेस्चर है, किस तरह से आप टैकल कर रहे हैं चीज़ों को, वो इम्पॉर्टेंट होता है। ओके तो सर अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आपका जो ओवरऑल करियर रहा है। फॉर एग्जांपल आपने सिट बी के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन किया, सीए का यहाँ पर आपने प्रिपरेशन किया एंड नाउ सेबी। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा स्टेज आपके लिए सबसे टफ था? सीए फाइनल था, सीबी था, या सिट बी में जॉब लेना सबसे टफ था? क्या सबसे टफ रहा आपके लिए? मैम सबसे डिफ़िकल्ट फ़ेज़ होता है एक कैंडिडेट के, मतलब एक एस्पिरेंट के जर्नी में मैम, वो फेलियर का ही रहता है। और मतलब बाय गॉड्स ग्रेस मतलब सिट भी इंटरव्यू में पास हो गया, सेबी में भी फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। तो आई थिंक जो सबसे डिफिकल्ट रहा वो सीए फाइनल का फेलियर ही रहा, जो फर्स्ट ग्रुप में फेलियर आई सीए फाइनल में। बिकॉज उस टाइम मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं पास हो जाऊंगा, बट नहीं हुआ था। मतलब मतलब बहुत चीज़ें होती हैं, सब्जेक्टिव होता है चीज़ें, तो डिफिकल्ट होते हैं। तो मैं फेल हो गया। एंड द थिंग वाज दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आई वुड पास। अगर मुझे हिंट रहता कि नहीं इस बार नहीं हो रहा, बिकॉज ऐसा है कि मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, तो इस वजह से मुझे लगता है ज़्यादा आएंगे, बट पूरे पेज में मेरे कम ही रह जाते हैं। तो उस वजह से था। सेबी में भी मुझे यही डर था कि ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं हूँ मैं, लेकिन मतलब बाय गॉड्स ग्रेस क्लियर हो गया। तो उस वक्त मैं फेल हो गया था। तो सेकेंड थिंग वाज मेरी 6 महीने की आर्टिकलशिप भी पेंडिंग थी तभी। और उसके साथ मुझे फिर से बोथ ग्रुप्स के प्रिपरेशन करना था सेकेंड अटेम्प्ट देने के लिए। तो इट वाज वेरी, मतलब उस वक्त ऐसा था, बहुत चैलेंजिंग लग रहा था मेरे को। लेकिन फिर धीरे धीरे किया, मतलब कोई और ऑप्शन तो है नहीं। आपको कुछ फिर से रीस्टार्ट करना है, थोड़ा 8-10 दिन ब्रेक ले लो, लेकिन आप फिर से रीस्टार्ट करो, फुल फोकस से रीस्टार्ट करो, तो हो जाता है। इनफैक्ट फिर मैंने 2 महीने ऑफिस से छुट्टी ली, अपनी आर्टिकलशिप आगे एक्सटेंड कराई, बट 2 महीने लेके प्रेप की मैंने सी फाइनल सेकेंड ग्रुप के लिए, सेकेंड अटेम्प्ट के लिए। एंड उस बार भगवान जी ने करा दिया, मतलब 3 मार्क्स से मैं पास हो गया। मतलब ग्रुप 1 में 3 मार्क्स ज़्यादा आ गए, ग्रुप 2 मेरा बहुत अच्छे स्कोर से मतलब पास हो गए। तो दैट वाज द थिंग। मतलब सब बहुत चैलेंजिंग था वो मोमेंट। सीए फाइनल में जब फेल हुआ था, 6 मंथ आर्टिकलशिप बची थी, एंड बोथ ग्रुप्स फिर से 6 महीने में देने थे। तो लेकिन उस पे से वही है कि अभी ऑप्शन है नहीं, तो आप धीरे धीरे रीस्टार्ट करो, थोड़ा पॉजिटिव सोचो, धीरे धीरे करो, हो जाएगा। मतलब आप प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूर से हो जाएगा, वही चीज़ है। तो वही किया मैंने। ओके तो जैसे आपने बताया कि बहुत सारे इस तरह के फेजेस आते हैं, तो क्या चीज़ें हैं जो कि आपको मोटिवेटेड रखती हैं उस टाइम पर जब आप बहुत लो फेस करते हैं, फील करते हैं? तो
मैम, वही है, होप होप होता है जो वही आपको मोटिवेट करता है कि हाँ एक अच्छी लाइफ होगी, एक अच्छा जॉब होगा, मतलब आप पास हो जाओगे, एक होप रहता है, तो वही मोटिवेट करता है। दूसरा चीज़ आपको मतलब पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है आपसे, लेकिन पेरेंट्स के लिए जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है वो आप ही हो। भले से जो भी है पेरेंट्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, हो सकता है आपको लगे कि पेरेंट्स थोड़ा ज़्यादा आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन पेरेंट्स के लिए जो सबसे वैल्यूएबल चीज़ है वो आप ही हो। एंड ज़रूरी नहीं है कि एक एग्ज़ाम ही बहुत इम्पोर्टेंट हो आपके लिए, तो मतलब उसी वही एग्ज़ाम करने से होगा, तो आपको मतलब इतना चीज़ों को दिमाग में भर लेने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितना आप सोचोगे वो चीज़ें आपके अगेंस्ट ही वर्क करेंगे। आप चिल रहो, आप अपना काम करो, जो आठ आठ अगर आपने सोचा है मैं 8 घंटे दिन में पढ़ूंगा, आप 8 घंटे पढ़ो, बाकी जो चल रहा है उसको इग्नोर करो, आप फोकस इस पे करो कि मैं 8 घंटे पढ़ूंगा। और ये डे बाय डे आप पढ़ते रहो, अपना काम करते रहो, और जब आप पढ़ोगे करोगे तो ज़रूर से आपका परफॉर्मेंस बढ़िया होता जाएगा। बढ़िया देखो, मैं यही मानता हूँ मैम कि आप फेल कितनी बार हो सकते हो, आपको पास एक ही बार होना है। और मतलब जिस बार भी आप पास हो जाओगे, आपका सब पीछे का जो भी फेल है, जो भी फेलियर्स हैं आपके, वो सब मतलब इरेज हो जाएंगे, सब कोई आपको अच्छे से मानेगा, अच्छे से जानेगा। तो दैट्स द थिंग कि धीरे धीरे चलते रहो, आप पहुंचोगे। मतलब हर जो भी आप स्टेप ले रहे हो वो आपको डेस्टिनेशन के क्लोजर ही ला रहा है, तो आप बस बिलीव करके चलते रहो, हो जाएगा मैम। दिस दैट्स द थिंग। That's a beautiful, beautiful message. Be focused, determined, look at the brighter side and overthinking नहीं करना है। माइट भी बहुत सारी चीज़ों से आप गो थ्रू कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इग्नोर कर कर अपने गोल पर फोकस रहना है, जिससे कि आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाएँ। तो सर आपने बताया कि हाँ फैमिली की हमारे से होप्स होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो आपकी फैमिली ने किस तरह से आपको सपोर्ट किया? वो हमारी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं यस एंड मैम। उनका कंट्रीब्यूशन समवेयर अनसेड रहता है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपनी सक्सेस स्टोरीज में फैमिलीज़ को कवर करूँ, उनके अनसेड सपोर्ट को कवर करूँ। तो आप प्लीज़ बताइए कि आपकी फैमिली ने आपको किस तरह से सपोर्ट किया? बहुत सपोर्ट किया मैम फैमिली ने। मतलब बचपन से मतलब सही मार्क्स आते रहे मेरे, तो फैमिली के नेचुरल है कि थोड़ी एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप होती रहेगी फैमिली की। मतलब हमेशा मतलब क्लास में टॉप 3 में था, फिर 10th में 94, 12th में 96 ऐसे आए मार्क्स, तो फैमिली की एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो गई। लेकिन मैम बात ये होती है, आप जब एग्ज़ाम देते हो आप सोचते हो कि फैमिली की, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस है, सिबलिंग्स की एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, आप उसका प्रेशर ले लेते हो लेकिन आप, मैंने देखा है, मतलब मैं जब फेल हुआ हूँ तो फिर कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि मतलब तुम फेल हो गए, ये हो गए। उन्होंने ये बोला कि कोई नहीं, अगली बार हो जाएगा। एंड दे ऑलवेज ट्राई टू चीयर मी अप। जब भी कुछ हुआ, फेल हुआ, तो दे ट्राई टू चीयर मी अप। और जिस दिन वो चीयर करते हैं, मतलब थोड़ा सा गिल्ट तो लगता है कि यार फेल हो गया, लेकिन वो गिल्ट से ज़्यादा मैम वो एक कॉन्फिडेंस लगता है कि यार फैमिली मेरे पे ट्रस्ट कर रही है अभी भी, मतलब मैं फेल हो गया तभी भी कर रही है। तो वही है, मतलब मैं मानता हूँ फैमिली के सबसे वैल्यूएबल आप ही हो। और आप मतलब वही है कि कुछ तो लिखा होगा, मतलब अपनी भी किस्मत में, मतलब आप करते रहो, वो हो जाएगी चीज़ें। तो फैमिली का सपोर्ट में हमेशा रहा। मतलब फेल भी हुआ तो मतलब मैं रो रहा था, लेकिन मेरे फैमिली वाले नहीं रो रहे थे, उन्हें मतलब फिर भी बिलीव था कि तुम कर लोगे। मतलब वो ऐसे बोल रहे थे कि तुम कर लोगे। एंड दे उनको एक बार को भी नहीं लगा कि ये फेल हो गया है, नहीं कर पाया, ऐसा कुछ नहीं था। तो वो फैमिली का बिलीव, फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है मैम। दैट्स सो हु हैज़ बीन योर बिगेस्ट इंस्पिरेशन? मैम, मतलब बिगेस्ट इंस्पिरेशन यही है मैम, मतलब फादर हैं मेरे। और द बेस्ट थिंग अबाउट माई फादर इसकी, मैं उन्हें देखता हूँ कि ये वो 24/7 भी अगर उनको वर्क करना रहे वो करेंगे। मतलब जो भी उनको काम, जैसे घर पे भी गार्डनिंग किया या जो भी किया, उनको पता है कि ये चीज़ ज़रूरी है। मतलब अब हमारी बिजनेस है, तो एक चीज़ वो रहता है कि बिजनेस है, तो वो मतलब 10 to 10 आप समझ लो, 10 AM to 10 PM अराउंड अपने हम लोग के शॉप पे जाते हैं। एंड मतलब हेवल्स की गैलेक्सी है हमारी, तो वहाँ रहते हैं। एंड घर पे भी जब संडे को भी हैं या कभी भी घर पे भी हैं तो कोई काम है तो करते हैं। मतलब
एंड मतलब ही वाज इज सो लाइक कि कोई भी काम हो तो वो करेंगे, वो कभी काम से पीछे नहीं हटेंगे, मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। तो वही चीज़ बहुत इंस्पायरिंग है मैम कि जो भी काम है अपना वो करो, दैट दैट इज द थिंग मैम। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने 9 to 5 वर्क के लिए बोलते हैं कि मैम बहुत हेक्टिक है, पढ़ाई कैसे करें। तो यहाँ पर सर के पापा हैं जो कि 12 आवर्स वर्किंग करते हैं, देन मम्मा को भी सपोर्ट करते हैं घर के कामों में, हाउस कोर्स में यहाँ पर। तो समवेयर यस उनके पापा केवल उनके लिए इंस्पिरेशन नहीं है, लेकिन आप सभी लोगों के लिए एज वेल एज मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है कि हम यहाँ पर नंबर ऑफ आवर्स काउंट नहीं कर रहे, प्रोडक्टिविटी काउंट कर रहे हैं। हम यहाँ पर खुद को एक ड्रीम जो हमने अचीव करना है उसकी तरफ देखना है, आगे बढ़ना है। हमने क्या किया क्या नहीं किया इसकी कैलकुलेशन में नहीं जाना। और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ना आधा बैटल हार जाते हैं। तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी कि सर हैज़ बीन अ मोटिवेशन, लेकिन उनके फादर उनसे भी बड़ी एक इंस्पिरेशन आप लोगों के लिए होने चाहिए। सो डेफिनेटली सर। यस ओके सर, आपका थैंक क्या एडवाइस रहेगा एस्पिरेंट्स के लिए? अभी यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपको देखेंगे, लाइक ये जो वीडियोस होते हैं धीरे धीरे फैलते रहते हैं, तो ईयर बाय ईयर लोग आपके इस वीडियो को देखेंगे। तो जिन्होंने, कुछ लोगों ने स्टार्ट किया होगा प्रिपरेशन, कुछ लोग यहाँ पर काफ़ी लॉन्ग टर्म से प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन अभी भी एग्ज़ाम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो आप क्या उनके लिए यहाँ पर एक तरीके से एडवाइस करना चाहेंगे? ऑल्सो जो लोग यहाँ पर वर्किंग हैं, फुल टाइम जॉब में हैं और टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं अपने प्रिपरेशन के लिए। मैम मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं जो अभी भी सेम एग्ज़ाम साइकिल में मतलब हार्ड वर्क करते हैं, नेक्स्ट स्टेजेस में जाते हैं, लेट मतलब सेकेंड स्टेज थर्ड स्टेज जाते हैं, बट वही लक जब तक नहीं रहेगा तब तक नहीं होगा, तो वो उनका रह जाता है। लेकिन मैम मैं यही मानता हूँ कि मतलब अगर आप मेहनत कर रहे हो तो फिर वो चीज़ ज़रूर, क्योंकि मैंने भी फेलियर्स मतलब देखी हैं। सीए इंटर में मैंने 3 अटेम्प्ट्स लिए थे, तो वहाँ भी फेलियर देखा है, वहाँ भी मैंने आर्टिकल से स्टार्ट कर दी थी, तो मतलब फिर वहाँ जाना था। लेकिन वही है कि आप अगर आपने डिसाइड किया कि मैं इतने घंटे पढ़ूँगा, इतना घंटा ज़रूरी है, ये एनालाइज़ करके आपने अपना स्टडी प्लान बना लिया, आप उसको फॉलो करते रहो। अगर आप फेल होते हैं, आप उसको एनालाइज़ करो, इम्प्रूव करो अपने स्टडी प्लान को, और आप अपना वर्क कंप्लीट करते रहो। और किस वही बात है कि एक एक बार भी आपका लक आपके साथ है, भले से कितनी बार आपका बैड लक रहे, एक बार भी लक आ गया तो आपकी लाइफ फिर मतलब सेट हो जाएगी। आपने आपके जो ड्रीम है आप उसको अचीव कर लोगे, ड्रीम एग्जाम आप क्रैक कर लोगे। सो दैट इज द थिंग टू ऑल द एस्पिरेंट्स। और कभी भी मतलब एक लाइन मैंने सुनी है कि जब लाइफ ही आपकी है तो कैसे आप मतलब किसी से आप लेट हो सकते हो या कहीं अर्ली हो सकते हो। जब लाइफ ही आपकी है तो ऐसा कुछ नहीं है, आप जब भी होगा बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप बड़ा चीज़ करोगे तो कितना भी टाइम लगाओ कोई नहीं काउंट करेगा। दैट इज़ द थिंग। दैट्स अ वेरी गुड मैसेज। तो बहुत सारे आज के जो सेशन रहा सक्सेसफुल स्टोरी, इसमें अभी तक मैं स्टूडेंट्स के लिए ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आपको कैसे टेक्निकल चीज़ों को प्रिपरेशन करना है ये सब तो आपने सीखा, ये तो बहुत सारे लोगों ने आपको सिखाया है, लेकिन फेलियर से कैसे बाहर निकलना है, कैसे उन्हें फेस करना है, लाइफ में क्या आपका गोल होना चाहिए, कैसे डिटर्मिन्ड रहना है, और क्या आपको इंस्पायर करना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी सर ने आपको बहुत अच्छे से समझाई हैं। तो इस सेशन को आपको एक, जैसे एक बुक होती है ना, जब हम उसे पढ़ते हैं इंडल्स हो जाते हैं, समझते हैं और उसको एक गाइड की तरह यूज़ करते हैं, तो मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि आप इस पर्टिकुलर इंटरव्यू को ना एक गाइड की तरह यूज़ करें। जब हमने ये इंटरव्यू शुरू किया था उससे पहले मैंने सर को यही बोला था कि सर हमारी कोशिश रहेगी जो हमारे फेलो एस्पिरेंट्स हैं, स्पेशली जो बहुत सारे मेंटल हेल्थ के साथ में सफ़र कर रहे हैं या फिर परेशान हैं, प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे, बहुत सारी जगह होता है कि फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, हम उनको यहाँ पर गाइड करेंगे ताकि वो अपनी अपनी प्रॉब्लम से थोड़ा बाहर निकलें, मोटिवेट हों। एंड मैं चाहती हूँ, मैं समझती हूँ कि ये जो पर्टिकुलर इंटरव्यू था इसको सर ने प्रॉपरली उस तरह से बनाया कि यहाँ पर आप लोग अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स को अचीव करें। तो सर की सक्सेस यहाँ पर एक पर्सनल सक्सेस की तरह फील हो रही है मुझे, एंड बहुत सारे लोग मेरे थैंक यू साथ कनेक्ट मैम। कर पाएंगे इस सिचुएशन में। तो सर अभी हम यहाँ पर बात करते हैं कि आरपी एकेडमी ने आपकी इस पूरी प्रिपरेशन में आपको किस तरह से हेल्प किया, क्या रिसोर्सेज आपने यूज़ किए, एंड ओवरऑल आप क्या कहना चाहेंगे आरपी एकेडमी के बारे में? मैम ऑलरेडी मैंने जैसे बताया कि फेज़ 1 के टाइम पे मतलब फेज़ 1 फेज़ 2 के टाइम पे वो फाइनेंस वाला जो लेक्चर था यूट्यूब वाला,
वो कवर किया था। एंड सेकंड थिंग वो कॉमर्स एंड अकाउंट्स वाला। एंड फिर इंटरव्यू गाइडेंस के टाइम पे मैम जो 50 सेट ऑफ क्वेश्चन आपने दिए वो इतने वाइड कवरेज में थे, इतने इंसाइटफुल थे। हर हर सेक्शन में एक तो हर डायमेंशन आपने कवर किया, और हर डायमेंशन में जो डेप्थ थी वो भी बहुत अच्छी थी। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा वो चीज़। एंड मतलब उस चीज़ को मैंने 50 के 50 क्वेश्चन मैंने प्रॉपर कवर किए मैम। एंड और मैं सही बताऊं, लेक्चर जब आपके देखता था, जब आपने क्वेश्चन भी देखा था, तो लेक्चर में आप देखता था कि कैसे आप पढ़ाते हो, कैसे सब चीज़ आप कवर करते हो। और मतलब हमेशा यही था कि मतलब बाकी बाकी टीचर्स को देखता हूँ, उनके फेस भी दिखते हैं, लेकिन आपका मैम मतलब फेस नहीं दिखा। और अभी जब 2 दिन पहले ये इंटरव्यू शेड्यूल हो रहा था, तो मैंने चलो भाई मतलब यहाँ इंटरव्यू में तो मैम को देख लूंगा, लेकिन ड्यू टू वट एवर रीजन मतलब आपने बताया था कि नहीं देख रहे हो, तो एनी विच वेज मतलब जैसा आपने बताया 6-7 महीने बाद तो मतलब देख लूंगा, देन नो इश्यूज फॉर दैट। तो यही था मैम मतलब आरपी एकेडमी। सॉरी फॉर दैट। मैं पक्का अपना फेस रिवील करूंगी ना तो मैं याद रखूंगी, मैं आपको वो मेल करूंगी वीडियो की, सर देखो आज मैंने फेस रिवील कर दिया है। तो थैंक यू। ओके। अच्छा सर, मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे इस वीडियो देखेंगे वो एक दो कमेंट कर कर अपने अगर कोई भी डाउट्स है वो पूछ लें। तो टिल द टाइम आप से भी ज्वाइन करने जाएंगे, उस बीच में अगर आपको कुछ भी टाइम मिलता है तो आप अगर कोई कमेंट्स इस तरह के स्टूडेंट्स के डाउट है उन्हें क्लियर कर दीजिएगा। ओके। यस तो मैम, श्योर मैम। ओके। तो सर ये एक बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन रहा, इट वॉज वंडरफुल इंटरेक्टिंग विद यू। अलॉन्ग विद दैट मैं श्योर हूँ कि आपकी जो जर्नी है, जैसा मैंने पहले भी बोला, थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स को जो कि यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्स, नॉट जस्ट सेबी ग्रेड ए, आरबीआई ग्रेड बी, नबार्ड और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, इवन एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत मोटिवेशन मिलने वाला है। ऑल्सो सर यहाँ पर आपने अपना इतना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया, बिकॉज अभी जो टाइम होता है इसमें बहुत सारे फ्रेंड्स आते हैं, फैमिली, सब लोग यहाँ पर चाहते हैं कि ठीक है अभी आप ज्वाइनिंग करने से पहले हमारे साथ स्पेंड करो, मोमेंट सेलिब्रेट करो। तो इतना वैल्यूएबल टाइम में से टाइम निकाल कर हमें देना, उसके लिए थैंक यू सो मच। ऑल्सो हम विश करते हैं कि आपको एक बहुत वंडरफुल करियर मिले एट सेबी। अलॉन्ग विद दैट आई होप कि यू कंटिन्यू कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंडियाज इकोनॉमी। तो थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू मैम, ऑल्सो थैंक्स आरपी एकेडमी, बिकॉज मेरा पहला सेशन है ऐसा, तो मेरे लिए भी बहुत बहुत ही अच्छा रहा, इंगेजिंग रहा, और बहुत ही मैं एक्साइटेड था इसके लिए। एंड आई एम फीलिंग वेरी गुड आफ्टर हैविंग दिस सेशन। So thank you RP Academy for this. Thank you ma'am. So guys, if you found this interview helpful, do share it with your every SAP aspirant friends और all the aspirants. I will say मैं almost सभी सेशंस में ऐसा नहीं बोलती हूँ कि बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो, बट ये एक ऐसा इंटरव्यू रहा है, मैं डेफिनेटली चाहती हूँ अगर आप यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो सेबी से रिलेटेड है, उसके अलावा जो सेकेंड पार्ट है मोटिवेशन वाला, वो अपने सभी फेलो एस्पिरेंट्स के लिए अपने सिबलिंग्स के साथ में शेयर करें। और एक यहाँ पर बहुत जेन्यून सी स्ट्रैटेजी जो सर ने आप लोगों को प्रोवाइड की है उसको फॉलो कर कर अपना एग्जाम क्लियर करें। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आरपी एकेडमी चैनल एंड लेट अस नो इन द कमेंट हुज सक्सेस स्टोरी यू वुड लाइक टू वॉच नेक्स्ट। ठीक है सर, थैंक यू सो मच